नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासिक एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। इसमें सबसे पहले हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानेंगे। तो ये पॉइंट हमारा मेन फॉर प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के लिए। पहला वंश है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश की जानकारी निम्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। बाणभट्ट के हर्षचरित नामक ग्रंथ से, ह्वेनफोंग के सियूकी नामक ग्रंथ से, हर्षवर्धन के 2 अभिलेखों बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर तथा मधुबन अभिलेख मऊ से। यानी कि हर्षवर्धन के 2 अभिलेख थे। पहला था बांसखेड़ा अभिलेख, यह शाहजहाँपुर में था, और दूसरा मधुबन अभिलेख यह मऊ से मिला था। और वर्धन वंश की जानकारी इसके अलावा बाणभट्ट के हर्षचरित ग्रंथ की भी मिलती है और ह्वेनफोंग के सियूकी नामक ग्रंथ की भी मिलती है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के अहवल अभिषेक से तथा हर्षकालीन मुद्राओं के। इसके अलावा चालुक्य शासक का एक पुलकेशिन द्वितीय थे, इनके अहवल अभिलेख से और तथा हर्षकाल की जो मुद्राएं थी यहाँ से भी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बाणभट्ट हर्ष रचित में हर्ष के आदि पूर्वज का नाम पुष्यभूति बताता है। यानी बाणभट्ट ने जो हर्षचरित की रचना किया था, इसमें वो कहता है कि हर्ष के जो पूर्वज थे उनका नाम पुष्यभूति था। हर्ष के पूर्वज श्रीकंठ राज्य के शासक थे, जिनकी राजधानी स्थाणुवीश्वर अर्थात थानेश्वर थी। थानेश्वर आज की डेट में हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक आदि उपाधियाँ धारण की। प्रभाकर वर्मन इनके पिताजी थे हर्षवर्धन के। इसकी मुद्राओं में प्रतापशील अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रतापशील उपाधि धारण किया था प्रभाकर वर्मन ने। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तथा इसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। यानी कि 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और इनकी जो पत्नी थी यशोमती, यानी कि हर्षवर्धन की माँ, ये जो है इनके साथ में सती हो गई थी। राज्यवर्धन शासक बना। इसी समय मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा यहाँ के शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी और राज्यवर्धन हर्षवर्धन के भाई थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बना तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। इस उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष हुकूमत शुरू किया। मगध जो बिहार है, राज्य की विजय की इस उपलक्ष्य में इसने मगध राज की उपाधि धारण की। कामरूप यानी कि असम का पहले प्राचीन नाम कामरूप था। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। पुलकेशिन द्वितीय के अहवल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यानी कि ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन का शासन काल धर्म, साहित्य तथा कला की उन्नति का काल रहा। इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। इसके समय 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन हुआ। प्रथम धार्मिक सभा कन्नौज में थी, कन्नौज सभा। 5वीं बौद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसकी अध्यक्षता ह्वेनफोंग ने किया था। इसमें महायान का प्रचार किया गया। यानी कि जो पहले इनकी बौद्ध कन्नौज सभा थी, जिसको 5वीं बौद्ध संगीत भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष ह्वेनफोंग थे। इसमें ह्वेनफोंग ने महायान का प्रचार किया था तथा महामोक्ष परिषद का आयोजन, जो दिन की दूसरी सभा थी उसको महामोक्ष परिषद कहते हैं। इसका आयोजन हर्ष ने अपनी समस्त आय का दान कर इस आयोजन में हर्ष अपनी समस्त आय का दान कर देता था तथा यह आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में आयोजित की जाती थी। इसके काल में शिक्षा तथा साहित्य में भी उन्नति हुई। इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। हर्ष ने इसके खर्च हेतु 100 गाँवों का अनुदान दिया था। यानी कि 100 गाँव के जो रिवेन्यू जनरेट होगी वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाएगी। इस काल में यानी कि वहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा इन्हीं 100 गाँव के रेवेन्यू से होगा। इस काल में संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी। इसके दरबार में यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक नामक ग्रंथों की रचना की। हर्ष स्वयं संस्कृत का प्रकांड विद्वान था तथा इसने रत्नावली, नागानंद
तथा प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। महत्वपूर्ण तथ्य: ह्वेनफांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। हर्ष की कुछ स्वर्ण मुद्राओं में बैल पर आरूढ़ शिव एवं पार्वती का चित्र अंकित मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनफांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 635 ईस्वी में यह नालंदा विश्वविद्यालय बन गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। पुलकेशन द्वितीय के दरबारी विद्वान रविकीर्ति द्वारा रचित अहवल अभिलेख में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। क्योंकि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ है, अतः 556 ईस्वी में 78 जोड़ देने पर जो तिथि आती है वह 634 ईस्वी है। कवि बाण भट्ट जो हर्ष के दरबार में रहते थे, इनका जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी के तट पर स्थित प्रीथिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु एवं माता का नाम राजदेवी था। नेक्स्ट है साथियों हमारा राजपूत काल, और यहाँ से पूर्व मध्यकाल भी चालू हो जाता है। 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल का समय होता है। और राजपूत काल के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय राजनीति का केंद्र मगध तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 600 ईस्वी के बाद पाटलिपुत्र के स्थान कन्नौज ने ले लिया। कन्नौज की महत्ता हर्ष ने बढ़ाई। कन्नौज को अब महोदयश्री कहा जाने लगा, यानी कि कन्नौज का नाम महोदयश्री पड़ गया था। हर्ष की मृत्यु के लगभग 150 वर्षों तक हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक कन्नौज में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। बंगाल, बिहार में पाल वंश, मालवा, राजस्थान तथा गुजरात में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश इसका आधिपत्य था। इन तीनों राजवंशों की नज़र इस पर थी। इसके फलस्वरूप त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण कन्नौज की राजनीतिक महत्ता, उपजाऊ क्षेत्र तथा व्यापारिक मार्गों पर स्थित होना था। पाल वंश का उदय बंगाल में हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल के बाद इसका पुत्र धर्मपाल शासक हुआ। यह इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। इससे पता चलता है कि यह महान शासक था। धर्मपाल के समय से ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार तथा सोमपुरा बौद्ध विहार की स्थापना की। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज को पराजित किया। इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल इसके दरबार में भेजा। दूत मंडल भेजने का उद्देश्य नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना एवं खर्च हेतु मगध के 5 गांवों का अनुदान देना था। नारायण पाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। संध्याकर नंदी रामपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ की रचना की। यहाँ के प्रश्न बहुत बनता है कि संध्याकर नंदी ने किसकी रचना की थी। तो रामचरित एक ग्रंथ था, उसकी रचना की थी, और ये रामपाल के दरबार में रहते थे। जीमूत वाहन नामक विद्वान हुए। इन्होंने दाय भाग नामक कानूनी ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ का भी प्रश्न बनता है कि दाय भाग की रचना किसने की। तो जीमूत वाहन ने की थी। इस काल में शिक्षा की उन्नति हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल एक गोपाल के पुत्र थे। इसमें अतिश, दीपांकर, श्री ज्ञान जैसे महान विद्वान थे। सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंतिम रूप से बौद्ध धर्म ने यहीं संरक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहारों की अनेक शाखाओं में उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार प्रसिद्ध हुए। उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम का राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से युद्ध हुआ। इसमें नागभट्ट पराजित हुआ, यानी कि वो त्रिपक्षीय युद्ध में नागभट्ट प्रथम जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, इन्होंने राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से लड़ाई की और इसमें नागभट्ट प्रथम हार गए। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा इंद्रायुध को पराजित किया। वत्सराज के बाद इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। इसने भी कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रायुध को पराजित किया और आगे बढ़कर धर्मपाल को पराजित किया। यानी कि वत्सराज के बाद इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा इंद्रायुध को हरा दिया था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे।
और वत्सराज के बाद इनके पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बने थे और इन्होंने भी कन्नौज पर आक्रमण किया था और चक्रायुध को हरा दिया था और आगे बढ़कर इन्होंने धर्मपाल को भी हरा दिया था नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की और नागभट्ट द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका पौत्र मिहिर भोज महत्वपूर्ण शासक हुआ। यह कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक हुआ। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि इसमें वराह की उपाधि धारण की और स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया। ये ग्वालियर प्रशस्ति है, ये मिहिर भोज का है। इसमें लिखा गया है कि मिहिर भोज ने वराह की उपाधि धारण की थी और अपने आप को विष्णु का अवतार बताया था। मिहिर भोज का राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें मिहिर भोज पराजित हुआ तथा वापस कन्नौज आ गया। दोस्तों, मिहिर भोज नागभट्ट प्रथम भी राष्ट्रकूट शासक से पराजित हुआ था और मिहिर भोज भी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुआ और यह कन्नौज वापस आ गया। इसके समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया, यानी कि मिहिर भोज के समय में अरब का यात्री जो सुलेमान था वो भारत आया। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में मिहिर भोज के पास सबसे बड़ी सेना थी। सुलेमान इसे इस्लाम का शत्रु बताया है। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे जो राजकवि तथा गुरु दोनों थे, यानी कि दो दार्शनिक की चर्चा मिलती है यहाँ पर मिहिर भोज के दरबार में। पहला दार्शनिक तो सुलेमान था जो अरब का यात्री था, वो भी आया था मिहिर भोज के दरबार में और सुलेमान ने इनको मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया है और इनके दरबारी कवि तथा राजगुरु राजशेखर थे मिहिर भोज के। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक नाटक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में तथा काव्य मीमांसा नाटक काव्य साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में किया। राजशेखर जो मिहिर भोज के राजकवि थे और इन्होंने एक कर्पूर मंजरी नामक नाटक था जिसको इन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा था और एक काव्य मीमांसा नामक नाटक था, इसकी रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में किया था। महीपाल के समय बगदाद निवासी अल मसूदी 916 ईस्वी में भारत आया। एक शासक थे महीपाल, उनके समय में बगदाद के एक निवासी थे अल मसूदी जो 916 ईस्वी में भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहारों के समय 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक राज्यपाल था। जब गुर्जर प्रतिहार का समय चल रहा था, जब 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, उस समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। यह बिना युद्ध हुए कन्नौज छोड़कर भाग गया, यानी कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो राज्यपाल ने युद्ध नहीं किया और कन्नौज छोड़कर भाग गया था। राष्ट्रकूट वंश नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट उस भौगोलिक इकाई के शासक थे जिसे राष्ट्रकूट कहा जाता था, अतः यह राष्ट्रकूट कहलाए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग को माना जाता है। इनकी राजधानी मान्यखेट थी। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव शासक बना। यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। गोविंद तृतीय ने दक्षिण के अनेक शासकों को पराजित कर इसने कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की। गोविंद तृतीय के बाद अमोघवर्ष प्रथम शासक हुए। यह अपने पिता की भांति महान शासक हुआ, यानी कि गोविंद तृतीय के बाद अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के शासक बने थे, अमोघवर्ष प्रथम, और यह अपने पिता की तरह भी महान शासक हुए थे। अमोघवर्ष प्रथम ने नृपतुंग की उपाधि धारण की। इसने पाल शासक नारायण पाल को हराया था। जो अमोघवर्ष थे ये राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने पाल शासक नारायण पाल को हरा दिया था। यह पहले देवी का पूजक था तथा बाद में जैन धर्म का अनुयायी बना तथा अंतिम समय में जैन सन्यासी हो गया। इसके गुरु आचार्य जिनफेन थे। साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग 1000 के 1200 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने के बाद देश का अत्यधिक विशृंखलन हो गया। इसी समय उत्तर भारत महमूद गजनवी के आक्रमण से आक्रांत हो रहा था, यानी कि इस समय पे महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा था उत्तर भारत में। गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य के खंडहर पर अनेक राजवंशों का उदय हुआ। जैसे मालवा में परमार वंश का उदय हुआ, बुंदेलखंड में चंदेल वंश का उदय हुआ, अजमेर में चौहान वंश का उदय हुआ, काफ़ी और कन्नौज में गढ़वाल वंश का उदय हुआ, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का उदय हुआ और गुजरात में चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का उदय हुआ।
ये सभी अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संघर्ष किए, इसीलिए इसे साम्राज्य के संघर्ष का युग कहा जाता है। मालवा के परमार वंश प्रारंभ में एक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। परमारों का आदि पूर्वज परमार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैनी थी। मालवा के परमार वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक मुंजराज था। इसने अनेक विजय की। मुंजराज स्वयं विद्वान और विद्वानों का संरक्षक था। इसे कविमित्र कहा गया। मुंजराज को कविमित्र कहा गया। ये स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों का संरक्षण भी करता था। मुंजराज के दरबारी कवि राजकवि पद्मगुप्त परिमल गुप्त थे। पद्मगुप्त या परिमल गुप्त थे। देखो, जो मुंज राज के दरबारी राजकवि थे ये पद्मगुप्त या परिमल गुप्त थे। इसमें नौफांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि जो इनके दरबारी कवि थे पद्मगुप्त, या इनको परिमल गुप्त भी कहते थे, इन्होंने नौफांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। भोजराज एक वंश का सबसे महान शासक हुआ, परमाल वंश का। इन्होंने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो भोजराज थे, इन्होंने उज्जैनी की जगह पर धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। भोजराज ने ही धारा नगरी को बसाया। राजा भोज स्वयं विद्वान और विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था। इसने कविराज की उपाधि धारण की। धनपाल भोजराज के समय तक जीवित रहा और भोजराज के कहने पर तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। तो तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो धनपाल ने की थी और वे भोजराज के समय में की थी। गुजरात नेक्स्ट है हमारा गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। चालुक्यों के आदि पूर्वज चुलुक था, इसीलिए इन्हें चालुक्य कहा गया। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज सोलंकी था, इसीलिए इसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। मूलराज सोलंकी ने अनिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई। यही इनकी अंतिम राजधानी थी। भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी शासक का महत्वपूर्ण शासक बना। जिस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, उसी समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। यह महमूद गजनवी के आक्रमण को रोक नहीं सका। यानी कि जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था और यह आक्रमण को रोक नहीं सका था। भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल एवं विमलपाल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। एक स्टेटमेंट से प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भीम प्रथम के दो मंत्री थे, तेजपाल और विमलपाल। इन्होंने ही आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। भीम प्रथम के बाद इसका पुत्र कर्णदेव शासक बना। इसके बाद इसका पुत्र जयसिंह सिद्धराज शासक बना। यह शक्तिशाली शासक था। इसने यशोवर्मा को पराजित कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। इसने खंभात में एक मस्जिद का निर्माण कराया। कुमारपाल इस वंश का सबसे महान शासक था तथा बड़े राज्य का निर्माण किया। इसने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद अजयपाल शासक बना। इसके समय जैनियों पर अत्यधिक अत्याचार हुआ। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जैनियों पर सबसे अधिक अत्याचार किसके समय में हुआ था? तो अजय पाल के समय में हुआ था। इसके बाद मूलराज द्वितीय तथा भीम द्वितीय शासक हुए। इन्हीं के समय 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन भीम द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्य सेना ने गौरी को पराजित किया। नेक्स्ट है हमारा चंदेल वंश। इस वंश का उदय बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। शुरुआत में एक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। यह सामंत शासक था। इसके बाद क्रमशः वाकपति और जेजा या जय शक्ति शासक हुए। यानी कि चंदेल वंश का शासक कौन था? नन्नुक था। यह सामंत शासक था। इसके बाद वाकपति और जेजा शक्ति शासक हुए थे। जेजा शक्ति को जय शक्ति भी कहते थे। जेजा के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। यानी कि नन्नुक के बाद जो शासक बने थे जेजा, उन्हीं के नाम पर चंदेल का नाम जेजाक भुक्ति भी पड़ा था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था। यानी कि चंदेल वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो यशोवर्मन था। धंग चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। इसने अनेक विजय कर साम्राज्य विस्तार किया। इसने यानी कि धंग ने कालिंजर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, जो बांदा में कालिंजर का किला है, कहते हैं वो अभी तक कोई जीत नहीं सका है, तो उसका निर्माण धंग ने किया था, जो चंदेल वंश का शासक था। इसने खजुराहो के स्थान पर कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई और कालिंजराधिपति की उपाधि धारण की। जो धंग थे
एक खजुराहो के स्थान पर कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि राजधानी अपनी खजुराहो के हटाकर कालिंजर में शिफ्ट कर ली थी और कालिंजराधिपति की उपाधि भी धारण किया था इन्होंने। राजा धंग ने अपनी 4 पत्नियों के साथ प्रयाग आया और अपनी पत्नियों से ही जल समाधि ले ली। ये देखो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। राजा धंग की 4 पत्नियाँ थी और सबके साथ प्रयाग आया और वहाँ पर सभी के साथ जल समाधि ले ली थी। तो इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद इसका पुत्र गंड शासक हुआ। इसने अपने पिता के राज्य को सुरक्षित रखा। तो दोस्तों इसी तरह के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी श्रवण बेलगोला में जाकर समाधि ले लिए। उन्होंने तो फललेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग दे दिया था। तो ये महान शासक थे, अपने प्राणों की आहुति ऐसे दी इन्होंने। इसके बाद विद्यासागर शासक बना। इस वंश का सबसे महान शासक था, यानी कि चंदेल वंश का सबसे महान शासक विद्यासागर था। 1020 से 1021 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। विद्याधर ने इससे युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध भूमि में इसने सर्वछार की नीति अपनाई। नेक्स्ट है हमारा कलचुरी वंश। कलचुरियों की अनेक शाखाओं में त्रिपुरी के कलचुरी प्रसिद्ध हुए। इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल देव था, यानी कि जो कलचुरी वंश था इसका पहला शासक कोक्कल देव था। इस वंश का पहला महान शासक गांगेय देव था, यानी कलचुरी वंश का पहला महान शासक जो था गंगेय देव था और पहला वह नॉर्मल शासक वो कोक्कल देव था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने किया था? तो ये गांगेय देव था जो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी कि गांगेय देव ने ये जो अपने विजय का करता था इसके उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके पहले जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो स्कंदगुप्त थे ये होड़ों को हराकर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब ये कलचुरी वंश के जो ये वाले शासक थे कलचुरी वंश के गांगेय देव, इन्होंने भी अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसने। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये 4 लोग थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 3 गुप्त वंश के थे, ये चौथा कलचुरी वंश के गांगेय देव हैं। इसके पत्र भी इसे जित विश्व अर्थात विश्व विजेता कहते थे, यानी कि जो गांगेय देव थे ये इतना महान शासक था कि इसके पत्र भी इसे विश्व विजेता या जित विश्व कहते थे। इसने लक्ष्मी प्रकार के सोने एवं चांदी के सिक्के प्रचलित किए, यानी कि गांगेय देव ने सोने और चांदी के सिक्के लक्ष्मी प्रकार के, यानी कि उस पर लक्ष्मी छपी थी, वो वाले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है हमारा चौहान वंश। चौहानों की अनेक शाखाओं में शाकंभरी, ये जो राजस्थान के थे, ये चौहान महत्वपूर्ण हुए। शाकंभरी वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक वसुदेव था। सिंहराज इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अजय राज अपने नाम पर अजमेर नामक नगर बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। अजय राज जो चौहान उसके अजय राज नामक शासक थे, इन्होंने अजमेर नामक नगर को बसाया था और इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी। विग्रह राज वेखल देव चतुर्थ चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसका पंजाब के गजनवी शासकों से युद्ध हुआ और गजनवी शासक पराजित हुए। इसी उपलक्ष्य में इसने तुष्कजित की उपाधि धारण की। इसने स्वयं संस्कृत भाषा में हरिकेल नाटिका नामक ग्रंथ लिखा। इसके दरबार में संस्कृत का प्रकांड विद्वान सोमदेव रहता था। इसने संस्कृत भाषा में ललित विग्रह राज की रचना की। इसने अजमेर में सरस्वती विद्या मंदिर नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक बना। इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय जिसको बोलते हैं, वो शासक बना। इस वंश का सबसे महान शासक पृथ्वीराज तृतीय ही थे, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के शासक अनंगपाल के पुत्र के अभाव में पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसी के समय दिल्ली चौहानों की राजधानी बनी। अनंगपाल के पुत्र नहीं थे, तो इनकी पुत्री का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जिस तरीके से एक मध्यकाल का भी है, अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, शुजाउद्दौला, चलो अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रबल शत्रु जयचंद था। 1191 के तराइन के युद्ध में इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज के दरबार में जयनायक भट्ट जैसे विद्वान रहते थे।
जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। यानी कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो जयनायक भट्ट ने की थी और ये पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज का दरबारी कवि चंद्र बरदाई था जिसने पृथ्वीराज राफो की रचना की। अगला नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल वंश। गढ़वाल प्रतिष्ठान या झूंफी या कौफाम्बी के चंद्रवंशियों की संतान थे। सर्वप्रथम 1050 ईस्वी में चंद्रदेव ने चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के सेनापति गोपाल को पराजित कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो इसकी सत्ता कहाँ पर स्थापित होती है कि चंद्रदेव ने चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के सेनापति गोपाल को हरा दिया था और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया था चंद्रदेव ने। इसने कन्नौज को भी जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। गोविंद चंद्र इस वंश का पहला महान शासक हुआ। गढ़वाल वंश का पहला महान शासक गोविंद चंद्र हुआ। इसने युवराज काल में ही तुर्कों के आक्रमण से वाराणसी की रक्षा की। इसका महासांध्य विग्रहिक यानी कि विदेश मंत्री लक्ष्मीधर प्रकांड विद्वान था जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद विजय चंद्र शासक बना। इसने वाराणसी के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद जयचंद्र शासक बना। इस वंश का सबसे महान शासक था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसके राज्य पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें जयचंद्र पराजित हुआ और मारा गया। जयचंद्र के दरबार में संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्रीहर्ष रहता था जिसने नौफद चरित तथा खंडन खंड खाद्य की रचना की। तो दोस्तों यहाँ का प्रश्न बनता है इस तरीके से कि नौफद चरित और खंडन खंड काव्य की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना श्रीहर्ष ने की थी और यह जयचंद्र के दरबार में संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। दोस्तों आज के डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप वीडियो को देखें, टेस्ट बनाएं, प्रैक्टिस करें, बार बार एग्ज़ाम दें और पास हों। तब कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।